Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you here. Our today's topic is ethics and quality management. Very important, very practical topic. As we all know, what is the ethics, our right conduct, our good conduct, and what is quality. Quality degree of excellence is called quality. All attributes of the services or product is called quality. And all the activities which you are managing for the purpose of maintaining quality is quality management. So today we are going to discuss ethics and quality management in detail. So what is quality and strategies? As I told you, degree of excellence is called quality. And what about strategies? Strategies is our long-term plan. Okay, why organizations, company, industries try to maintain quality? Because when an industry is maintain its quality, it means that the company is attracting more customers, more buyers towards its product and services. क्वालिटी होगी तो कोई भी कस्टमर आपके कंपटीटर्स की प्रोडक्ट छोड़कर आपके प्रोडक्ट बाय कर लेगा. ठीक है, मैंने वो दौर नहीं रहा कि लोग किसी ब्रांड की लॉयल्टी के पीछे भागते हैं. आप अगर अच्छी सर्विस अपने हॉस्पिटल से दे रहे हैं, आप अच्छी हेल्थ केयर दे रहे हैं, तो कोई भी जो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई है, आपकी सर्विसेज को क्वालिटी वाइज अच्छा समझता है, क्योंकि जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें आपके ये पेशेंट्स, आपके कस्टमर, कंज्यूमर्स, ये लोग शामिल होते हैं. दे आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी फ्रॉम यू पीपल एज अ फैसिलिटेटर. तो अगर आप अच्छी फैसिलिटेशन देंगे तो इसमें कोई नहीं है कि वो आपकी तरफ आएंगे. इसमें क्वालिटी एंड स्ट्रेटजी में हम देख लेते हैं. मैनेजिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी. देखिए, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपकी क्वालिटी आपको और आपके कंपटीटर को डिफरेंशिएट कर रही है. आप भी हॉस्पिटल्स में बनाए हैं और आपके कंपटीटर्स में गवर्नमेंट और दूसरे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी और अच्छी स्ट्रेटजीज क्या कर रही है कि आपकी जो सर्विसेज आप कस्टमर्स ये आपको देने के लिए दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट भी लो हो रही है और आपकी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी से आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है. रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज कहते हैं, आप जिस तरह एक रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज में आप देख लें कि अगर कोई किसी चीज़ में रिस्क फैक्टर आता है तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसके आपके रिस्पॉन्सेज में आप उसको मिटिगेट करते हैं, आप उसको अवॉइड करते हैं और आप उसको क्या करते हैं कि वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज क्या है कि जब कस्टमर या पेशेंट्स आपको कोई रिस्पॉन्स दे, फीडबैक उसका आता है, तो आप कैसे प्लानिंग कर रहे होते हो कि उसको रिस्पॉन्स करने की. दुनिया में कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स को जो है वो ऑनर नहीं देती, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करती. क्योंकि जो ये नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में अपने आप को पीछे रखना चाहता है. अगर आपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनानी है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा. क्वालिटी हेल्प फर्म्स इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस कॉस्ट. याद रखिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं, अगर क्वालिटी वाइज अच्छी होगी तो क्या होगा कि आप अपनी सेल्स बढ़ा सकेंगे अपनी सर्विसेज की और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकेंगे एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटेटर. बिल्डिंग अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिमांडिंग टास्क इन टूडेज वर्ल्ड. एज आई टोल्ड यू कि जो आपकी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़रूरी है. यही एक डिमांडिंग टास्क है आज की दुनिया के अंदर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो कस्टमर आपके कंपटीटर को छोड़कर आपके पास आ जाएगा, और अगर उसकी अच्छी होगी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़कर उस तरफ चला जाएगा. तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्वालिटी एंड स्ट्रेटजीज़ को साथ लेके चलना होता है. स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना होता है. जी पूछें.
देखो क्वालिटी जब आप इम्प्रूव करते हो ना, और आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल के जरिए प्रोडक्शन ये कर रहे होते हो, तो क्वालिटी वाइज जब आप सर्विस, तो बहुत सारी कॉस्ट आपकी जो है वो बच जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करने के लिए इतना पैसा लगा रहे हो, एक अच्छी क्वालिटी वाइज सर्विस आप दे रहे हो, तो लोग जो है वो उस पर आपको इतनी ज़्यादा, कभी आपने देखा है ये हेल्थ और हेल्थ केयर की इतनी ज़्यादा प्रमोशन और इतने ज़्यादा बिल बोर्ड्स और ये इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं देखी होगी ना, इसलिए कि वो क्या, इस तमाम चीज़ों से उनकी कॉस्ट में बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। जो जब आप क्वालिटी वाइज किसी सर्विसेज को अच्छे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कंसल्टेंट कहीं भी बैठा होता है ना, तो लोग ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो लो कॉस्ट होगी तो क्या होगा कि वो आपका प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और कॉस्ट के अंदर आप देखें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए आपकी कॉस्ट का बढ़ना या कम होना का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई और उसको आपने प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स यूज़ किए, तो वो भी आपकी ऐड हो रही है। फिर आपने उसको प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे एरिया सेलेक्ट कर लिए जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो, जब जो कॉस्ट बढ़ रही है तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन जब हम क्वालिटी को मैनेज करना शुरू कर देंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। अब देखें कि देयर आर 2 वेज, याद रखें, टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको अल्लाह करे सम ऑफ यू में स्टार्ट हिज और हर ओन बिजनेस इन फ्यूचर, तो उसको पता हो कि हम कैसे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी क्या कर, 2 वेज क्वालिटी इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 1, इम्प्रूव्ड क्वालिटी किस तरह करेंगे आप, सेल्स गेन्स कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स। नंबर 2, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। नंबर 3, इम्प्रूव्ड रेपुटेशन। इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स का जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जो भी सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप बना रहे हैं, क्योंकि हम ये एक गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस को पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर मेडिकल टूल्स या इक्विपमेंट आप बना रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर तमाम चीज़ों को एक क्वालिटी वाइज अच्छा बना रहे हैं और उसमें बनाते हुए आप ये देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के उसमें डिफेक्ट्स जो हैं वो कम से कम आएँ, तो जो आ भी जाएँ वो जैसे ही आपने आफ्टर डिलीवरी कोई लोग आपके पास रिस्पांस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप उनको अच्छा एंटरटेन करने के बजाय आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं और उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छे अपने इम्प्रूव रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी सेल्स गेन्स बढ़ेंगी, लोग आप पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप हर एज अ डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, कोई टेस्ट कराने के लिए आया और उसके टेस्ट को वो सेटिस्फाई नहीं हुआ अपने के रिजल्ट से, या कोई चेकअप करवाने के लिए आया और आप हर उसके आने पर अगर आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा आपकी सर्विसेज से, क्योंकि अब वो कहेगा कि जी मैंने जिस चीज़ के लिए पे किया है मुझे 100% सेटिस्फेक्शन अभी उसी से नहीं मिली और आप अगेन मुझे चार्ज कर रहे हैं। तो अपने इम्प्रूव रिस्पॉन्स को करें, स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आता है आप फौरी तौर पर उसको बेहतर बने और अच्छे तरीके से उसको कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करें अपने पेशेंट्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने जो है क्लाइंट्स को या कंज्यूमर को, जो भी है। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होनी चाहिए आपकी, इतनी हो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि हम जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, आपको पता है कि वहाँ पर 18% जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेशियो हो, वहाँ पर लोगों के पास इतनी बाइंग पावर नहीं होती है। तो आपकी प्राइसेस ऐसी हों जो फ्लेक्सिबल हों, जो हर बंदा अफोर्ड कर सके। अगर प्राइसेस अफोर्डेबल होंगी, सेल्स बढ़ेगी, तभी भी आपका बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आप 100 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपकी प्राइसिंग की वजह से 200 लोग आ रहे हैं, तभी भी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। और अगर आपके प्राइस ज़्यादा होने की वजह से 100 लोग अगर आ रहे हैं, तो फिर वो 100 लिमिटेड प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी एक टेक्निक होती है अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, जो बड़ी हेल्प आउट करती है। इम्प्रूव रेपुटेशन, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके अंदर उसके अंदर जो प्रोडक्ट की सर्विस जो आप दे रहे हैं उसमें डिफेक्ट्स मिनिमाइज हैं, कम से कम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेसिकली यू आर इम्प्रूविंग रेपुटेशन ऑफ योर हेल्थ केयर सर्विसेज और योर ऑर्गेनाइजेशन और योर इंडस्ट्रीज। बेसिकली जब अगर रेपुटेशन इंक्रीज हो, मैंने आपको जैसे अभी बताया हेल्थ और हेल्थ केयर के अंदर तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक हेल्थ एजुकेशन एक ऐसे
हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हर एक शख्स ने आना है, वो अपनी जितनी भी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक उसने वो वहाँ से उसकी फैसिलिटेशन को हासिल करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा अपना इम्प्रूव्ड रेपुटेशन आपकी इदारे की बन गई तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे तो वो एक आएगा तो 10 लोगों को और बताएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक अच्छी रिप्यूट जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब रिड्यूस कॉस्ट कैसे कर सकते हैं? सेल्स तो हमने देख ली, अब रिड्यूस कॉस्ट करेंगे जब हम अपनी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करेंगे। जब आप कोई चीज़ बना रहे हो, मिसाल के तौर पर हेल्थ की कोई मेडिसिन बना रहे हो, अगर आप उसकी क्वांटिटी आप 100 बैग्स मिसाल कह लेंगे, 100 पैकेट्स आप बना रहे हैं, अगर वही 1000 बनाएंगे तो क्या होगा कि यूनिट कॉस्ट कम आएगी। यूनिट कॉस्ट कम आएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज कर रही है तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। ज़्यादा तादाद में किसी चीज़ को बनाने से यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। इसको हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी कहते हैं और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, लोअर रिवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट से बचे। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि बार बार वो आपके पास कंप्लेन आ रही है और आपको रिवर्क करना पड़ रहा है। जब आप रिवर्क कर रहे हैं तो हो क्या रहा है बेसिकली कि वो आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है और आपकी कॉस्ट भी ज़ाया हो रही है। ठीक है, और आपकी ऐसा कामों से बचेंगे जिसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो आपकी रिजेक्शन का सबब बन रहे हैं और वो स्क्रैप कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लोअर वारंटी कॉस्ट। अगर आप हर चीज़ की प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग उसकी वारंटी लेकर बार बार आपके पास आ रहे हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है। आपके जो ये कस्टमर सर्विस जो वारंटी क्लेम के जो बंदे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दी है उसमें 10% ऐसा हो सकता है क्लेम आए, और अगर 50% क्लेम आना शुरू हो जाएगा तो आप ये देखें कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ठीक करके उसमें आपको ज़ाहिर बात है कोई टूल्स भी लगेगा, कोई इक्विपमेंट भी अलग से यूज़ हो सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ हो सकती है। तो क्या होगा कि वो कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगी, और जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं बढ़ सकती। दो चीज़ों से याद रखें, एक तो कॉस्ट को रिड्यूस करने से अपने जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी ये कर सकते हैं कि आप अगर अपने खर्चे कम कर लें तो क्या हो सकता है कि आपकी जेब में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे मौजूद रहेंगे। तो ये कि सेल्स गेन और रिड्यूस कॉस्ट दो एक ऐसे वेज हैं क्वालिटी के जिससे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। चलें, अब डिफरेंट व्यूज देखते हैं। हमने क्वालिटी की बात की कि ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इज कॉल्ड क्वालिटी। अब नाउ वी आर लुकिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। मिसाल के तौर पर यूज़र के जहन में क्वालिटी के हवाले से क्या आता है, मैन्युफैक्चरर के जहन में क्या आता है, और प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी बेसिकली क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम आएगी आप, क्योंकि अब आप यू आर सीनियर मोस्ट और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आप यू आर गोइंग टू ज्वाइन योर जॉब्स इंशाल्लाह ताला इन फ्यू मंथ। यूज़र बेस्ड में क्या में क्वालिटी क्या है बेसिकली, यूज़र कहता है बेटर परफॉर्मेंस हो और ज़्यादा फ्यूचर हो। ठीक है, अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आप दे रहे हो अपने सर्विसेज के अंदर। कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसके अंदर ज़्यादा फीचर हो, तो ये क्वालिटी उसके परसेप्शन में आती है जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड क्या है, कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, मेकिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि आप स्टैंडर्ड्स को मीट करें और फर्स्ट टाइम ही उसको ठीक बनाएं, ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। इसमें आप देखें कि बहुत सारी अब तो ये चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसके अंदर आ गई है, मैनेजिंग टूल्स आ गए हैं, मैनेजिंग क्वालिटी आ गई। उसका ओनली मकसद क्या है, किसकी आवाज़ आ रही है? ये किसका माइक खुला हुआ है? आवाज आ रही है? चलें, जब हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के। ठीक है, जो भी मिसाल मोबाइल बना रहे हैं आप कोई
मेडिसिन बना रहे हैं, आप कोई जो है वो कोई सिरिंज बना रहे हैं, आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स उसके अंदर खसूसियत उसके अंदर मौजूद हो, ये प्रोडक्ट बेस्ड के बारे में कहा जाता है। कोई प्रोडक्ट आपसे लेता है तो बेसिकली वही देखता है कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स शामिल किए गए, अब आ रही है। ये पहले किसका माइक खुला हुआ था? ये ऑल म्यूट्स कहाँ से होंगे? ये यहाँ से तो नहीं हो रहे ऑल म्यूट्स। हाँ लगा देने की, देखिए ना ये मुनासिब नहीं लगता ना, ये घर की बातें जो है इस तरह ओपन शेयर हो रही हैं, मुनासिब नहीं लगता। प्राइवेसी लगा दें कि जब जो जिसका क्वेश्चन हो ना वो नोट कर ले, फिर मैं इसके बाद आपको टाइम दूंगा, मुझसे क्वेश्चन कीजिए। अब ये देख लें, आज भी मरियम जो है मुझे नज़र नहीं आ रही कि आज भी क्लास में मौजूद नहीं है। चलें, लगा दिया आपने? किन के पास? चलें अटेंडेंस। अच्छा ये समझ आ गया डिफरेंट व्यूज आप लोगों को? अच्छा, दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसमें हमने जो पहले तीनों ये बातें भी देखी हैं कि कंपनी रेपुटेशन क्या है, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है, इसी में हमने देखना है कि इम्प्लीकेशन ऑफ क्वालिटी कैसे जो है वो मौजूद है। कंपनी रेपुटेशन में पहली चीज़ है परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस और सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर इफ़ यू आर रनिंग ए कंपनी एंड यू वांट टू डेवलप योर रेपुटेशन, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो चीज़ भी आप बना रहे हैं हेल्थ के हवाले से हो या किसी और चीज़ के हवाले से, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी परसेप्शंस के बारे में सोचें कि जो कस्टमर, जो इसका यूज़र होगा, उसकी क्वालिटी के हवाले से उसके जहन में यूज़ के बाद क्या चीज़ आएगी। ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो उसकी अच्छी परसेप्शन डेवलप होगी। अगर क्वालिटी में कोई डिफेक्ट्स उसको नज़र आएगा तो वो उसकी परसेप्शन वैसे ही बनेगी कि भाई जो कंपनी जो है ये प्रोडक्ट बना रही है, इसकी क्वालिटी वाइज जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो दुनिया के अंदर याद रखें कि जो ये रेपुटेशन बिल्डिंग होती है, मेंटेनिंग क्वालिटी है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि हर एक कंपनी का जो है ना जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर जो आपके ऐसे लोग आप हायर कर रहे हैं या जो लोग हायर किए हैं वो नॉन टेक्निकल, नॉन प्रोफेशनल हैं, तो उनकी बनाई हुई या प्रोवाइड की हुई सर्विसेज से भी आपकी रेपुटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो आपकी एज एम्प्लॉयर और या एज एम्प्लॉय दोनों सूरतों में आपकी प्रैक्टिसेस बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? जो हाई लेवल की मैनेजमेंट जो है वो उनकी ट्रेनिंग्स अरेंज करती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उनके एक्सपोजर विजिट्स करवाती है, ताकि वो एक प्रोफेशनल बनकर अपना काम करें, जिससे वो उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो, क्वालिटी वाइज भी चीज़ें बेहतर हो जाएं और कंपनी की ओवरऑल रेपुटेशन में भी बेहतरी आए। सप्लायर रिलेशंस मैंने आपको बताया था कि जो हम आउटसोर्सिंग करते हैं ना, आउटसोर्सिंग क्या होती है बेसिकली, जो हमने ऐसे बाहर से चीज़ों को जो है वो रिसोर्सेज को जनरेट करना होता है, उसमें सप्लायर जो मेन रोल अदा करता है। आपको एज ए हॉस्पिटल जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका एक बहुत प्रोसेस होता है। आप कैसे उसको हायर करते हैं, कैसे आप रिप्यूटेड सप्लायर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बनाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो चीज़ होती है वो उसके साथ रिलेशनशिप होता है। अगर आप एक साथ सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करेगा टाइमली भी प्रोवाइड करेगा और आपको क्वालिटी वाइज भी अच्छी देगा और आपकी प्राइसिंग में भी आपके साथ वो सही चलेगा। क्योंकि देखें, वही सप्लायर आपके कंपटीटर को भी प्रोवाइड कर रहा होगा सामान, वही सप्लायर
जो कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर भी अपना वो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड या दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, तो अगर आप इफ़ यू पीपल विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम, तो व्हाट विल हैपन कि वो आप जो है वो उससे अच्छा जो है वो ले सकते हैं, काम ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और अगर वो आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर आपसे वो आपके कंपटीटर को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछें। इम्प्लीकेशंस का लिख लें, सजेशंस को कहते हैं। उसके बाद आ जाए प्रोडक्ट लायबिलिटी में। ठीक है, प्रोडक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट लायबिलिटी वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क के लिए मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी और उसकी जो है उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी। और अगर हमारे जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन कि प्रोडक्ट की जो है जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और वो जो भी उसका यूज़र होगा वो उससे मुतमईन नहीं होगा, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कंपनी के रेपुटेशन पे जाएगा। तो सजेशंस, इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी के सजेशन में सबसे पहले उसने कहा है कि कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तो आपके न्यू प्रोडक्ट की परसेप्शन अच्छी बनाएं, क्वालिटी वाइज अच्छी होता है कि वो जो कंज्यूमर या कस्टमर ले रहा है उसकी परसेप्शन में एक अच्छा क्लिक जाए। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, सप्लायर से रिलेशनशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिड्यूस जो रिस्क है उसका जो आप प्रोडक्ट की लायबिलिटी के हवाले से बात करते हैं उसमें मिनिमाइज हो, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा हो आप उसको अवॉइड करें, आप उसको मिटिगेट करें और उसको आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस से मुराद क्या है? इम्प्रूव एबिलिटी टू कम्पीट। जब व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, व्हेन वी से देयर इज नो बॉर्डर इन बिटवीन, तो फिर क्या है कि वो हमने जब वेन एवर वी वांट टू प्रोवाइड आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आउटसाइड द बॉर्डर या क्रॉस द बॉर्डर, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब हमने नेशनल लेवल पर काम किया तो हमने वहाँ के मुताबिक स्ट्रेटजीज बनाई। अब हमने जब एक पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी सर्विसेज को लेके जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर हमारी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कम्पीट कर सकें। ठीक है, जब हम इंटरनेशनली कंपटीशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारी प्रोडक्ट, हमारी क्वालिटी, हमारी सर्विसेज, हमारी हर चीज़ जो है स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ये तो आपको वैसे भी पता है, जब हम ग्लोबल इम्प्लीकेशन या ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक सर्टिफिकेशंस भी मौजूद हैं जिससे हमें उससे गुजरना होता है, जिसमें से हमने ISO 9000, 2000, 14000 इन्वायरमेंट के हवाले से, फिर उसके बहुत सारे और दूसरे अवार्ड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया था वो एडवर्ड डीमिंग प्राइज़ के हवाले से बताया था। ठीक है ना, तो ये फिर जो इंडस्ट्रीज इनसे सेटिस्फाइड होती है तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि वो जो लोग भी सर्विसेज ले रहे हैं वो लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई ये जो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये एक अच्छी सर्विसेज हमें देगी और हमें आने वाले वक्तों में इससे फ़ायदा होने वाला है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। की डायमेंशन ऑफ क्वालिटी क्या हो सकती है? परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी सर्विसेज की या प्रोडक्ट की जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं। फीचर्स होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कन्फॉर्मेंस होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए, एस्थेटिक्स होने चाहिए, परसीव्ड क्वालिटी और वैल्यू। ये सारी की डायमेंशन है क्वालिटी की। अब आप मिसाल के तौर पर अगर आप बायोमेडिकल टेक्नीशियंस, आपकी वहाँ पर कोई ऐसी जॉब होती है जिससे आप कोई बड़ी मशीनरीज को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं या उससे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपकी की डायमेंशन क्या है। अगर आप वैसे ही सब मशीन से हटकर भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए? ये तमाम की तमाम की डायमेंशन है, ये किसी प्रोडक्ट के अंदर भी होनी चाहिए और किसी सर्विसेज के हवाले से भी होनी चाहिए। ये इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं है तो मुझसे पूछ लो। कन्फॉर्मेंस कहते हैं अहाता करना, यानी कि वो उसको जो भी एक स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करें, जो भी SOPs आपने बनाए हैं उसको उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज आप उसको डिलीवर करें।
एस्थेटिक्स कहते हैं जमालियाती, यानी कि उसको एक खूबसूरत अंदाज में आप जो है ना वो उस प्रोडक्ट को की सर्विसेज को आप दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा अब ये हाई का जो हमारी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है क्या?